खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से और प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया। जी सलाम जेके, मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक और हर दिन की तरह सुबह आपके सामने आते हैं 8:35 पर। कोशिश करते हैं कि आपको बाखबर करें, हर उस छोटी बड़ी खबर से बाखबर करें जिन्हें आप देखना चाहते हैं, जिस पर तज़िया आप सुनना चाहते हैं। और आज भी हमारी नज़र बड़ी खबर पर भी रहेगी और जम्मू कश्मीर की हर उस छोटी बड़ी खबर से भी आपको बाखबर करेंगे जिनसे आपको बाखबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे टीवी के साथ साथ हमारी राब्ता साइट यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जरूर आएंगे, जहां पर आप खबर पढ़ेंगे, लाइव नशियात भी देखेंगे। और साथ साथ वहां पर अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जरूर आइएगा, आइकन पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आप हमारे उस बड़े ग्रुप का हिस्सा बनेंगे जहां पर लाखों लोग अभी तक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। तो यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। खबरों का आगाज हो गया है, लेकिन सबसे पहले जरा याद माजी को ताज़ा करते हैं, यानी बात जरा हिस्ट्री की करते हैं, तवारीख की करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज 17 तारीख को माजी में क्या कुछ हुआ। एक बड़ा कैलेंडर होता है जिसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, लेकिन आपके सामने गौर कुछ चंद वाकयात लेकर आते हैं हर दिन की तरह। आज भी मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की हिस्ट्री ऑफ द डे से और उसके बाद सीधे मशरिकी वुस्ता पर गुफ्तगू। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 17 अक्टूबर है। मुल्की और आलमी सतह पर चंद है मालूमात वाक़ात आज की तारीख के आईने में आज के दिन के हवाले से। और आज के दिन साल 1918 यानी कि 17 अक्टूबर साल 1918 में यूगोस्लाविया में जमहूरियत कायम हुई है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 17 अक्टूबर साल 1933 में एल्बर्ट आइंस्टाइन नाजी जर्मनी से अमेरिका मुंतकिल हुए, वह आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1980 में डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने तहरीक मिनहाजुल कुरान की बुनियाद रखी है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 17 अक्टूबर साल 1979 में बैन अवी फलाई कारकुन मदर टेरेसा को नोबल इनाम दिया गया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 17 अक्टूबर साल 1990 में सोवियत यूनियन और सऊदी अरब के दरमियान सियासी ताल्लुकात बहाल हुए। और साल 2000 में आज ही के दिन मगरबी एशिया अमन मुज़ाकरात इख्तिताम पजीर हुए और दोनों फरीक़े ने बिल क्लिंटन के 3 नकात पर इत्तेफाक किया है। और आज ही के दिन साल 2003 में 17 अक्टूबर साल 2003 में चीन एशिया का पहला और रूस के बाद तीसरा मुल्क बना जिसने इंसानों को खुला में भेजा, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2004 में न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म क्लार्क हिंदुस्तान पहुंची थी, वो आज ही का दिन था और साल 2004। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 17 अक्टूबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है हमने आपको बताया। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों का पिटारा खोलते और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक। चलिए जनाब, खबरों का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बात बताते हैं कि आज क्या कुछ मशरिकी वुस्ता के अंदर चल रहा है और बड़ी खबर क्या कुछ। और सबसे पहले खबर आपको बताते हैं कि क्या कुछ फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच चल रहा है, क्योंकि फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच अहम बातचीत जो है वो ये है कि अमेरिका मैदान में आ चुका है। और अब खबर ये है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन एक बार फिर इज़राइल के दौरे पर जा रहे हैं। बड़ी खबर, कल अमेरिकी सदर जो बाइडन अमेरिका के इज़राइल के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर वो इज़राइली वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात करेंगे। हमास की तरफ से वहां पर जो सूरत हाल उभर कर सामने आई है, जो हमला किया गया हमास ने, उसके बाद जो सूरत हाल है उससे आगाही हासिल करेंगे। और उसके फ़ौरन बाद जो बाइडन जो है वो अरब मुल्कों के मुख्तलिफ लीडरों से भी मुलाकात कर सकते हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जो बाइडन का दौरा कल इज़राइल का है, जिस दौरान वो सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। इस बीच खबर वाइट हाउस से सामने ये भी आई है कि अमेरिका और इज़राइल के दरमियान गज़ा में इमदाद की इजाज़त देने के मुआहदे पर इत्तेफाक हो गया है। न सिर्फ इतना, आगे चलते हुए ये भी खबर आ रही है कि जो बाइडन जो है वो
मुख्तलिफ लीडरों से मुलाकात करेंगे, अरब दुनिया के मुख्तलिफ लीडरों से भी वो मुलाकात करने जा रहे हैं। यानी 3 बड़ी खबरें आज सुबह सुबह, जब फिलिस्तीनी टाइम के मुताबिक आज अभी सुबह है, वहाँ पर 5 से 5:30 का वक्त हो गया है, लेकिन रात कैसे गुजरी है, क्योंकि रात देर गए अमेरिका के सबसे बड़े अफसर की तरफ से इजराइल की टेल अवीव की जो ब्रिटेन अमेरिका की सफारत खाना है वहाँ पर एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि जो बाइडन जो है वो कल इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं। जो बाइडन जो है वॉर टाइम सॉलिडेरिटी करने के लिए, यानी अपनी ख्वाहिशात और अपने मुल्क की जो एहसासात है वो वहाँ पर दिखाने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। एक तरफ से ये हो रहा है, दूसरी तरफ से व्हाइट हाउस का एक बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के दरमियान गजा में इमदाद की इजाज़त देने के मुआहदे पर इत्तिफाक हो गया है। गजा के लिए इमदादी ट्रक रफा क्रॉसिंग की तरफ बढ़ना शुरू हो गई हैं और गजा पट्टी के लिए इमदाद ले जाने वाली ट्रक बहुत जल्द, यानी सिर्फ 3 या 4 घंटों के अंदर अंदर वहां पर पहुंचेंगी, जिसके बाद इमदादी सामान वहां पर पहुंचाया जाएगा। दूसरी तरफ से व्हाइट हाउस का बड़ा बयान जो सामने आया है वो मैंने आपके सामने रख दिया है, लेकिन खबर यह है कि जो बाइडन जो है वो मुलाकात करेंगे गजा वॉर के पीछे इजिप्ट के सदर के साथ, उसके साथ साथ ईरानी सदर के साथ उनकी मुलाकात होगी, जर्मन चांसलर के साथ उनकी मुलाकात होगी, और ये मुलाकात सिर्फ इसलिए होगी मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो सूरत हाल पर अमन और सूरत हाल जो है वो पुरअमन हो जाए, इस सिलसिले में मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाएगा जो बाइडन की तरफ से। तो एक तरफ से कल इजराइल के दौरे पर जो बाइडन है, दूसरी तरफ से इमदादी सामान गजा पहुंचेगा, और तीसरी तरफ से एक और वीडियो क्लिप हमास की तरफ से जारी कर दिया गया है और उसमें वो तमाम अफराद दिखाए गए हैं जिन्हें होस्टेज बनाया गया, यरगमाल बनाया गया है, वो हमास की तरफ से भी वीडियो जो है वो जारी कर दिया गया। तो इस तरीके से सूरत हाल जो उभर कर सामने आ रही है वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा इस वक्त सामने आ रही है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, जो एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है डॉक्टर झा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर झा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जब हम सबसे पहली खबर यही इस वक्त बड़ी आ रही है कि जो बाइडन अमेरिका के जो सदर है वो दौरे पर जा रहे हैं इजराइल, और इजराइल ही सिर्फ नहीं जाएंगे बल्कि अरब दुनिया के मुख्तलिफ लीडरों के साथ भी उनकी मुलाकात है। हम देख रहे हैं कि पिछले 3 दिन से सेक्रेटरी स्टेट वहाँ पर बैठे हुए हैं, तकरीबन 8 से 9 घंटे कल इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग हुई है। उसके बाद रात 11 साढ़े 11 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसके बाद इस बात का ऐलान किया गया, और थोड़ी देर पहले व्हाइट हाउस ने एक और खबर भी बताई कि अब दोनों मुल्क इस बात पर राजी हो गए हैं कि गजा के लिए जो रिलीफ है, जो इमदाद है वो पहुंचाई जाए। किस तरीके से इस बड़ी डेवलपमेंट को हम देख रहे हैं और क्या ये दस्तक है एक बड़ी जंग की जो इस खित्ते के अंदर शुरू हो रही है? बिल्कुल ठीक कहा आपने गौहर जी। आशंकाएं तो ये सारी हैं। सबसे पहली जो आशंका है कि 3 चीज़ें, एक जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनना जरूरी है गाजा पट्टी में, क्योंकि वहाँ पे आपको पता होगा जिस दिन 7 तारीख को ये जो वहशी हरकत हुई थी हमास द्वारा, उसके बाद सारे जो चेक पॉइंट्स थे गाजा के सबको बंद कर दिए गए थे और वो अभी तक नहीं खुले हैं। अभी सिर्फ कल जो था वो पानी बहाल हुआ है सदर्न गाजा पट्टी में, और बाकी जगह जो है वहाँ पे वो सारी जो मानवीय ह्यूमैनिटेरियन जो प्रॉब्लम्स हैं वो बाकायदा जारी हैं। दूसरी सबसे बड़ी अहमियत वाली चीज़ वो ये है कि जो हॉस्टेज हैं उनको किसी भी तरह से नुकसान न पहुँचे, क्योंकि वो हर तरह से शर्मिंदगी देने वाली होगी हमास के लिए और पूरे विश्व के लिए अगर उनको कोई नुकसान पहुंचा, क्योंकि ये जानते हुए कि हॉस्टेज लिया गया है, हमास ने ये कंफर्म किया है कि हॉस्टेज लिया गया है, ईरान ने ये चीज़ दर्शाया है कि हॉस्टेज के बदले कुछ और जो है एक्सचेंजेस वो की जा सकती हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट हुई हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बाकी जो नेशंस हैं जैसे लेबनान है वो ऑलमोस्ट कूद पड़ा है इसमें, सीरिया
ऑलमोस्ट कूद पड़ा है। ईरान ऑलरेडी इसमें दिखा दिया है कि वो जो हिजबुल्ला है उसको असिस्ट करने के लिए तैयार है। तो ये जो मल्टी प्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट जो पॉसिबल है, ये एक बहुत बड़ी विषाक्त होगी पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे जंग हुआ तो ये जंग। अच्छा डॉक्टर जी, बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज है, हम देख रहे हैं कि जो बाइडेन फ्रॉम द डे वन इसमें इन्वॉल्व है, अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है और इजराइल के स्पॉट में उन्होंने अपनी सेना भी भेजने की बात कही, इमदाद भेजने की बात कही, और फिर यह भी कहा गया कि हमास के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है जी, उसमें हम इजराइल के साथ हैं, लेकिन गजा के अंदर जो आम शहरी है उन्हें भी नुकसान ना पहुंचे, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो पहुंचे। ये जो बैक टू बैक कुछ स्टेटमेंट चेंज हुई है यूएस की, क्या ये जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है या पहला वाला स्टेटमेंट जो था वो कुछ जल्दी में हुआ, उसके बाद अब बैक टू बैक ये जो सारी चेंजेस हो रही हैं, ये जियोपॉलिटिक्स जिस तरीके की बन रही है, 2 वॉरफ्रंट 3 वॉरफ्रंट वाला गेम जो बन रहा है, इसको यूएस समझ चुका है और यही वजह है कि वो बड़ा फूक फूक कर आगे बढ़ रहा है? गौहर जी, आपको ये चीज जानना पड़ेगा कि ये एस्केलेशन हुआ क्यों है। ये एस्केलेशन सिर्फ इसीलिए हुआ है कि जिस तरह से हमास ने बिल्कुल अमानवीय व्यवहार किया हुआ है इस्राएल के अंदर में जाके, जिस तरह से उन्होंने बच्चों को गोली मारी है, औरतों को बेइज्जत किया हुआ है, औरतों की अस्मिता लूटी है, बूढ़ों को गोली मारी है, और ऐसे ही लोगों टॉडलर्स को, छोटे 6 महीने के बच्चों को गोली से भून दिया हुआ है, बच्चों के सिर काट के वहां पे रख दिए हुए हैं। तो ये तो बिल्कुल वहशाना व्यवहार है इसका, हमास का। और ये चीज भी जान लीजिए गौहर जी, ये आइसोलेशन नहीं है, ये अकेला केस नहीं है। इसी तरह की चीजें हमने सिंजार में देख ली हैं, जहां पे कि यज़दीस के खिलाफ आईसिस ने ऐसा ही किया था, यही नजारा था। ऐसा ही दृश्य हमने अपने देश में कश्मीर में देखी है 1990 में, लगभग ऐसा ही नजारा था। इसके पहले भी आप जाइए तो 1921-22 में जब ये मोपला वायलेंस हुआ था, उनमें भी इसी तरह की वायलेंस हमने देखी थी, जो कि हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है। तो ये अकेला नहीं है, ये जो वहशी चरित्र है हमास का, वो दिखाता है, और उसके खिलाफ पूरे वर्ल्ड में आज के दिन में रिजॉल्व है कि हमास को। अच्छा, क्या हम ये माने कि जिस तरीके का वर्ल्ड ओपिनियन 2 तरह का है, कुछ लोग हमास के लिए खड़े हैं, फिलिस्तीन के लिए खड़े हैं, और कुछ लोग इजराइल के लिए खड़े हैं, लेकिन इस बीच जब हम फिलिस्तीनी लीडरशिप की बात करते हैं तो वो ये मान रही है कि हमास रिप्रेजेंट नहीं करती है जी फिलिस्तीन को, फिलिस्तीन के अंदर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और उसी तरीके का ट्यून जो है, उसी तरीके की लाइन जो है वो जो बाइडेन की भी दिख रही है। तो क्या ये माने कि जिस तरीके का ओपिनियन डेवलप हो रहा है उसमें फिलिस्तीनी लीडरशिप इस बात को मान रही है कि ऑल इज नॉट वेल, और इसलिए इस तरीके की स्टेटमेंट्स हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, हम लोगों को ये चीज डिस्टिंक्शन लेना पड़ेगा, हम लोगों को ये चीज अलग करना पड़ेगा। फिलिस्तीनी जो हैं वहां के आम बासिंदे हैं, उसी फिलिस्तीनी में से कुछ लोग जो हैं उन्होंने हमास ज्वाइन किया हुआ है, और आज के दिन में दोनों की इन्वॉल्व है, क्योंकि फिलिस्तीनी जो है उन्होंने हमास को वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चुना है। तो आज के दिन में जो एडमिनिस्ट्रेशन है गाजा पट्टी में वो हमास की है। हमास का पॉलिटिकल विंग जो है वो पूरा एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, और जो मिलिटेंट विंग है वो ये वहशी हरकत कर रहे हैं। तो हमास पॉलिटिकल विंग की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सबों पे लगाम लगाए, सबों को काबू में ले। एक और चीज मानना पड़ेगा, वहां पे जितने फिलिस्तीनी हैं, फिलिस्तीनी में से ज्यादातर लोग जो हैं वो बिल्कुल इनोसेंट हैं। देखिए, हम कहते हैं कि जितने टेररिस्ट हैं वो मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन सारे मुस्लिम टेररिस्ट नहीं हो सकते हैं। मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, मेरे ऐसे दोस्त हैं इंडियन एयरफोर्स में जो कि वो 100% इतने ही भारतीय हैं जितने हम हैं, इतने ही देशभक्त हैं जितने बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर शाह हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बताने के लिए कि ओपिनियन किस तरीके का डेवलप हो रहा है। लेकिन इस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी और आपको और भी अपडेट करेंगे। फिलहाल एक और बड़ी खबर भी आ रही है, और ये बड़ी खबर भी इजराइल फिलिस्तीन के हवाले से आ रही है, जहां पर इतलात ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी मामला चला। फिलिस्तीन में क़याम अमन की कोशिशों को लगा एक और बड़ा झटका, क्योंकि रूस की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में हुई नामंजूर। इस तरीके
तरीके की इतलात सामने आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कई मुल्कों ने रूसी करारदाद के खिलाफ किया वोट। रूस की तरफ से करारदाद की गई थी कि क्या कैसे मामला हल हो सकता है, लेकिन ब्राजील की तरफ से भी आज करारदाद सामने रखी गई है और उस पर भी आज वोटिंग होनी है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर कि रूस की हिमायत याफ्ता अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो करारदाद थी सीज फायर को लेकर इजराइल और फ़लस्तीन के अंदर, उसमें एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि तकरीबन 5 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने इसके हक में वोट किया, 4 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने इसके मुखालफत में वोट किया, जबकि 6 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने इस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। और इस तरीके से ये करारदाद जो रूस की हिमायत याफ्ता करारदाद थी कि किस तरीके से क़याम अमन इस इलाके के अंदर हो, फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में हो, उस पर आगे बढ़ता हुआ उसमें एक बड़ा झटका लगा और वो नाकाम हुई। इस बीच खबर यह है कि ब्राज़ील की तरफ से आज एक और मसवदे तहरीर जो है, करारदाद जो है वो सामने रखी जा रही है, जो इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है और देखना होगा कि वहाँ पर किस तरीके की सूरत हाल बन सकती है। फिलहाल क़याम अमन की जो कोशिशें अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर है, वहाँ पर भी 2-2 हिस्से में ओपिनियन जो है, कुछ लोग हक में है, कुछ लोग खिलाफ है, और जिन लोगों ने वोट ही नहीं डाला डैट मीन वो कहीं ना कहीं इस जंग से बेजार है और उन्हें पता है कि आने वाले दिनों में इस पूरे खित्ते के अंदर क्या हो सकता है और उसका असर पूरी दुनिया पर क्या कुछ हो सकता है, और इसीलिए उनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से यह मामला हल हो। तीसरी बड़ी खबर पर आते हैं जी, अक़वाम मुत्तहिदा के बाद जरा तीसरी बड़ी खबर पर आते हैं। गजा के हवाले से ही बात हो रही है तो बात आपको जरा अमेरिका की बताते हैं, क्योंकि अमेरिकी ऐवान में भी पहल हुई है और एक अमेरिकी रुकन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर करारदाद सामने रखी जा रही है, जिसमें गजा के अंदर सीज फायर की मांग की जा रही है। कांग्रेस रुकन राशिदा तालिब की तरफ से ये करारदाद सामने रखी गई है और राशिदा तालिब ने जो करारदाद सामने रखी है उसमें उन्होंने ये साफ किया है कि बाइडेन इंतज़ामिया को अपना रोल निभाना होगा कि किस तरीके से इजराइल जो हम वक्ती तौर पर इस वक्त फ़लस्तीन के साथ जंग में है, इस जंग को किस तरीके से कम किया जा सकता है। राशिदा तालिब की तरफ से अमरीकी ऐवान के अंदर करारदाद सामने रखी गई है। तस्वीर आपके सामने है राशिदा अलवी और उस करारदाद की जो अमरीकी ऐवान में रखी गई है। प्रोग्रेसिव लेजिस्लेटर है ये जी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक करारदाद सामने रखी है जिसमें इमीडिएट डी एस्केलेशन और सीज फायर के लिए कहा गया है इजराइल और फ़लस्तीन के अंदर, और साथ साथ ये भी कहा गया है कि दबाव बनाया जाए अमेरिका की तरफ से इजराइल पर कि वो किसी तरीके की कोई जारहाना कार्रवाई ना करे, ऐसी कार्रवाई ना करे जिससे फ़लस्तीनी अवाम को नुकसान होगा और फ़लस्तीनी मज़ीद आइसोलेट हो जाएंगे। और इस सिलसिले में माना जा रहा है कि ऐवान के अंदर इस करारदाद पर आने वाले 2 दिनों के अंदर बहस भी हो सकती है। लेकिन एक बड़ी बात जो कल रात देर गए सामने आई वो ये है कि जब ये मसवदे कानून टेबल किया गया अमेरिका के ऐवान के अंदर, तो तकरीबन 1 दर्जन डेमोक्रेटिक मेंबर्स जो हैं उन्होंने इसको सपोर्ट किया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर, जिनमें कॉरी बुश है, राशिदा तालिब है, समर ली है, यान प्रासी है, अलेक्जेंडर ओकेजा है, इल्हाम उमर है, और इस तरीके से और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने वाशिंगटन पर इस बात पर जोर दिया है कि वो गजा के अंदर क़याम अमन को यकीनी बनाए और नौजवानों की जो हलाकतें हो रही है, बच्चों की जिस तरीके की हलाकतें हो रही है, इस पर रोक लगाने में अमेरिका अपना किरदार निभाए। एक करारदाद अमेरिकी ऐवान में भी रखी गई है जो इस वक्त जो कल इस पर बात होगी। याद रखिएगा, एक तरफ से ऐवान के अंदर कार्रवाई है, दूसरी तरफ से जो बाइडेन जो है वो दौरे पर निकल रहे हैं कल, और कल वो पहुंचेंगे इजराइल, उसके बाद अरब दुनिया के मुख्तलिफ लीडरों से उनके साथ मुलाकात होगी। अब बढ़ते हैं जी आगे, अब जरा बात इजराइल की भी करते हैं, क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है और इजराइल डिफेंस फोर्स IDF जो है उनकी मिनिस्ट्रियल विंग जो है उनकी तरफ से बड़ा दावा पेश किया गया और यह साफ कर दिया गया है कि इंतहाई अहम तरीन मतलूब कमांडर मारा गया है। IDF का बड़ा दावा सामने आया है कि हमास के सीनियर लीडर उसामा माज़नी मारा गया है। उसामा माज़नी मजलिसी शोरा के अहम तरीन रुकनों में गिने जाते हैं और पिछले कई दिनों से
फोरफ्रंट पर लड़ रहे थे। जहाँ नाजरीन बात करें हम फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से जंग का, जहाँ 11वां दिन है, जहाँ पर फ़लस्तीनी तकरीबन 2800 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए हैं और साथ ही साथ 10,000 जो ज़ख्मियों की तादाद है वो 10,000 के करीब पहुँच चुकी हैं, जबकि हज़ारों अफराद अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ से इजरायली फोर्सेस की जानिब से, IDF की जानिब से ये दावा किया गया है कि हमास का जो सीनियर लीडर है, सीनियर रहनुमा है उसामा मजीनी, वो एक हमले के दौरान मारा गया है। मजीनी जो हमास शुरा काउंसिल है उसका एक अहम रुकन भी माना जा रहा है और इस सिलसिले में IDF की जानिब से जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है उन्होंने इस हवाले से दावा किया है कि उसामा मजीनी जो हमास का अहम और सीनियर तरीन रुकन है वो एक हमले के दौरान मारा गया है और वो काफ़ी दिनों से इजरायली फोर्सेस को मतलूब था। और इसके साथ साथ ही उन्होंने कहा है कि हमास के गुज़िश्ता कई सालों से इसकी जो तलाश है वो बड़े पैमाने पर जारी थी, लेकिन अब वो एक हमले के दौरान मारा गया है। उसके साथ साथ ही उन्होंने दावा किया है कि हमास को एक बड़ा झटका लगा है, जहां पर उसामा मजीनी जो इनका सीनियर रहनुमा है उनकी हलाकत से हमास को एक बड़ा झटका लगा है। ये IDF की जानिब से दावा किया गया है। IDF का मानना है कि उनके एक रुकन के कत्ल करने और उनकी फाइल को डोजियर और दीगर चीज़ें बनाने में उसामा का एक बड़ा रोल था और पिछले कई दिनों से उसामा की तलाश थी, जिसके बाद एक हमले में, ड्रोन हमले में उन्हें मारा गया है। इस तरीके की खबर जो है वो इजराइल की IDF की तरफ से सामने रखी जा रही है। बढ़ते हैं जी आगे। इजराइल फ़लस्तीन की बात हो रही है तो लेकिन ज़रा बात दीगर मुल्कों की भी आपके सामने रखते हैं और बात करते हैं चीन और रूस की। चीन और रूस की दोस्तियां एक बार फिर देखने को मिल रही है और ये दोस्ती और ये मुज़ाकरात उस वक्त हो रहे हैं जब मशरिकी वस्ता के अंदर आग ज़मीन उगल रही है और आसमान पर सबकी नज़रें हैं। इस बीच रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन चीन के दौरे पर पहुंच चुके हैं और कल बाज़ाब्ता तौर पर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर जिनपिंग के बीच होगी अहम तरीन मुलाकात। और चीन की तरफ से IBM का एक इजलास तलब किया गया है जिसमें तकरीबन 130 मुल्कों को दावतनामे दिए गए हैं। चीन अहम तरीन मुज़ाकरात कर रहा है और ये मुज़ाकरात उस वक्त हो रहे हैं जब मशरिकी वस्ता के अंदर, गल्फ के इस खिते के अंदर इजराइल और फ़लस्तीन आमने सामने हैं। क्रीमिया के दो अहम तरीन लीडर्स की तरफ से बयान जारी किए गए हैं जिसमें यह कहा गया कि BRI फोरम जो है ये ग्लोबल फोरम बन रहा है, इसमें ग्लोबल लीडर्स आ रहे हैं और उन लीडर्स की फहरिस्त में जहां पुतिन का नाम था वो चीन आ चुके हैं और कल बाज़ाब्ता तौर पर चीनी सदर और व्लादिमीर पुतिन के बीच मुज़ाकरात होंगी और BRI प्रोजेक्ट को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए इस पर गुफ्तगू होगी। अगर एजेंडा ये है, लेकिन ज़राया ये बता रहे हैं कि रूसी सदर के दौरे चीन के पीछे जो इस वक्त खिते के अंदर कशीदगी है फ़लस्तीन और इजराइल को लेकर, इस पर भी गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन बड़ी बात यह कि यूक्रेन हमलों के बाद, यूक्रेन की जंग के बाद ये पहला मौका है जब रूसी सदर रूस से बाहर चले गए हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं, लेकिन चीन की तरफ से साफ कर दिया गया कि आप आए, आपकी गिरफ्तारी कहीं पर भी नहीं होगी। और इसी तरीके से चीनी सदर की दरख्वास्त पर रूसी सदर चीन पहुंचे हैं। रात देर गए अपने ट्विटर, अपने सोशल मीडिया ब्लॉग X पर उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह लिखा गया कि 22 से मुलाकात के लिए पहुंचा हूं चीन, और जब ये मुलाकात चलेगी तो बात इजराइल फ़लस्तीन की भी होगी। इस तरीके की इतलात जो है वो सामने आ रही हैं। तो चलिए नाजरीन, ये थी फ़लस्तीन, इजराइल, चीन, अमेरिका के हवाले से मशरिक़ वस्ता खलीजी ममालिक के अंदर जिस तरह से इस वक्त फ़लस्तीन इसराइल के दरमियान जंग जारी है, इसके साथ साथ ही मुख्तलिफ ममालिक के लीडरान की जानिब से भी अपना अपना रद्द-ए-अमल बयान और सामने आ रहा है। अब ज़रा जम्मू कश्मीर पर आते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हवाले से कुछ अहम और बड़ी खबरें हैं और उसमें से सबसे पहले अहम और बड़ी खबर है श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से मौसम ने करवट बदली है, जिस तरह से मौसम तब्दील हुआ है। गुज़िश्ता कई दिनों से महकमे मौसमियात की जानिब से जो पेशगोई की गई थी कि वादी के मौसम में तब्दीली 5 रोज़ों तक, 5 दिनों तक जो पेशगोई की गई थी और उसके ऐन मुताबिक वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है।
जबकि मैदानी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से जारी है। और इसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा, वो भी फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद है, क्योंकि कैफेटेरिया मोड़ पर पस्सियां गिराने की वजह से ट्रैफिक को फिलहाल रोक दिया गया है। उसके साथ साथ ही गुरेज बांडीपुरा का रोड भी ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद है और श्रीनगर लेह शाहरा को भी एहतियाती तौर पर फिलहाल ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। जिस तरह से महकमे मौसमियात की पहले ही पेशगोई की गई थी कि 14 से 18 तारीख तक वादी के मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी, इसके ऐन मुताबिक ही वादी के अंदर मौसम तब्दील हुआ है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। सयाहती मकाम गुलमर्ग के अंदर अफरवर पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है। उसके साथ साथ ही मुगल शाहरा पर भी कई मकामात पर बर्फबारी हुई है। गुरेज बांडीपुरा के अंदर भी बर्फबारी हुई है। और उसके साथ साथ ही हम बात करेंगे जिला कुपवारा के मदसील और दीगर सरहदी इलाकों के अंदर भी बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों के अंदर वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला भी जारी है। और उसके साथ साथ ही वादी के अंदर एक बार फिर सर्दी ने दस्तक दी है और लोग गर्म मलबूसात पहनने पर मजबूर हुए हैं, जबकि कई मकामात पर कांगड़ी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पीर की गली, राजदान टॉप, साधना टॉप, अफरवट, कोंगडूरी, जोजिला दर्रा और दीगर बालाई इलाकों में कल रात देर गए दोबारा से हल्की बर्फबारी हुई है और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 3 से 4 इंच बर्फ जो है वो इन इलाकों के अंदर रिकॉर्ड की गई है। वादी भर में बारिशों और बर्फबारी की वजह से दर्जे हरारत में भी कमी वाक़या हुई है। गुरेज बांडीपोरा शाहरा, मुगल रोड, सिमथन किश्तवाड़ रोड पर आमद-रफ्त मुअत्तल कर दिया गया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर पस्सी गिराने की वजह से आज सुबह शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया था। इधर लद्दाख कौमी शाहरा जो श्रीनगर से गांदरबल और गांदरबल से आगे लद्दाख के लिए जाती है, उस कौमी शाहरा पर भी फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। और माना जा रहा है कि मौसम का मिजाज जो है वो कल से थोड़ा सा बेहतर होगा और 24 तारीख तक, यानी कल से 24 तारीख तक मतलब बेहतर हो सकता है, थोड़ी बहुत बेहतरी दिख सकती है, लेकिन 24 के बाद एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है, मगरिबी हवाओं का असर देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से सूरत हाल जो है वो इसी तरीके की बन सकती है। ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट का भी ट्वीट आपके सामने, जिन्होंने इस बात की वजाहत कर दिया कि कैफेटेरिया मोड़ के पास पस्सी गिराने की वजह से फिलहाल कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। जिन लोगों ने सफर करना है कौमी शाहरा पर, वो जरूर ग्राउंड जीरो पर ट्रैफिक अमले के साथ राब्ता करें। नदीम इकबाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और जहूर हमारे साथ बांडीपोरा से ज्वाइन करेंगे, ताकि अपडेट हम कौमी शाहराओं के हवाले से ले सके। सबसे पहले जमशीद मलिक, जरा जम्मू की सूरत हाल से हमें अपडेट करें कि जम्मू शहर का मिजाज किस तरीके का है। कल हमने देखा था कि वक्फे वक्फे से वहां भी बारिशें हो रही थी और फिर पीर पंचाल का पूरा रेंज जो है वहां पर इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है? सुबह जम्मू की बात करें तो सुबह जम्मू में कल देर सुबह से ही बारिशों का सिलसिला देखने को मिल रहा था और आज सुबह से ही दोबारा हल्की हल्की बारिश का सिलसिला दोबारा देखने को मिला। हालांकि आसमान पे घने बादल भी देखने को मिल रहे हैं, मगर जहां तक इन पहाड़ी इलाकों की बात करूं तो यहाँ दोनों निशाब भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार ही देखने को मिल रहा है। कल ही इंतजामिया की तरफ से मुगल शाहरा को 2 दिन के लिए पहले ही बंद करने के हुक्म जारी किए गए थे और आज दूसरे रोज भी वो शाहरा गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद है, क्योंकि कल 6 इंच के करीब बर्फबारी के साथ ही इशारा से बर्फ हटाने का काम भी साथ ही शुरू कर दिया गया था। मगर आज सुबह से दोबारा जरा हल्की हल्की बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ, क्योंकि महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 18 तारीख तक ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। उसके चलते आज अगर हम बात करें तो इस वक्त सुबह जम्मू के अंदर, खास करके जम्मू की बात करें या राजौरी पुंछ की इन इलाकों की बात करें तो यहाँ आज भी मौसम बिल्कुल पूरी तरह बादल ही बादल नजर आते हैं और सर्दी में भी काफी इजाफा देखने को मिला। दूसरी तरफ कई शाहरा है जहाँ लोगों को अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल जिस तरह मुगल शाहरा की बात है, उससे पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई कि शाहरा पर सफर करने से पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन से राब्ता कर वहां से हालात का जायजा लेने के बाद ही सफर करें, उससे पहले शाहरा का सफर न करें। हालांकि कल जिस तरह मैंने बताया कि कल ही यहाँ से बर्फ हटाने का काम साथ ही शुरू कर दिया गया था। गौर तो आज सुबह से किस तरीके का मौसम का मिजाज है? जैसे शहर में हम देख रहे थे कि बालाई इलाकों के अंदर आज भी हल्की बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन शहर के अंदर मौसम का मिजाज बदला हुआ है क्योंकि मतला आलूद है, बादल साफ नज़र आ रहे हैं। तो जम्मू और जब हम पुंछ राजौरी की बात करते हैं तो वहाँ पर किस तरीके का मौसम है?
जी गौर, जम्मू की अगर बात करें तो मौसम पहले काल से ही बिल्कुल जैसा पीर पंचाल के अंदर था वैसा ही जम्मू के अंदर, और जम्मू के अंदर भी बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। उसके साथ साथ अगर बात करें पीर पंचाल रेंज की तो इस पे भी बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। और पहाड़ी इलाकों पे जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि दौरान शब से हल्की हल्की बर्फबारी का सिलसिला जरूर देखने को मिल रहा था। खास करके अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू के अंदर कल जिस तरह बारिश का सिलसिला देखने को मिला। बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। नदीम इकबाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा, कल हम देख रहे थे कि लगातार बारिशों के बाद भी चल रही थी, लेकिन अचानक से रात देर गए खबर आई कि कैफेटेरिया मोड़ के पास पस्सी गिराई है। और अभी भी खबर इसी तरीके की है कि कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है और सड़क को काबिल आमदरत बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ अपडेट आपके पास है और मौसम का मिजाज किस तरीके का? बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जिसमें गाड़ियों की आमदफ श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर जारी रही। लेकिन कल शाम देर गए जब मूसलाधार बारिशों का सिलसिला देखने को मिल रहा था तो शाम देर गए श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर कैफेटेरिया मोड़ के मकाम पर पसियां गिराने की वजह से गाड़ियों की आमदफ रुकती रही है। उसके बाद रात भर ये बारिशों का सिलसिला जो चलता आ रहा है और अभी भी हम देख रहे हैं कि बराबर बारिशों का सिलसिला चल रहा है, जिस वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर कैफेटेरिया मोड़, मिहाड़ और अभी अभी ढलवास के मकाम पर जहां पहले स्लिपरी कंडीशन थी अब वहां पर चट्टाने खिसकने का सिलसिला शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर ये कहें कि इस वक्त श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर 3 मकामात ऐसे हैं जहां पर गाड़ियों की आमदनी बंद हुई है, इस वजह से कि कैफेटेरिया मोड़ और मिहाड़ के मकाम पर पत्तियां गिराई है, ढलवास के मकाम पर चट्टाने सड़क पर उतर आई है, जिस वजह से गाड़ियों की आमदनी बंद हो गई है। और जब हम सड़क बंद होने की बात करें तो इसके साथ साथ क्योंकि मौसम जो कल सुबह से ही खराब बना हुआ है, तेज बारिशों का सिलसिला देखने को मिल रहा है, इस बीच जिला इंतजामिया की जानिब से जो भी हायर सेकेंडरी लेवल तक के स्कूल्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं कि आज की डेट में वहां पर जो है बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। हालांकि जो एग्जाम्स है उसके लिए बताया गया है कि आप एज पर शेड्यूल होंगे, लेकिन क्लास वर्क आज जो है सस्पेंड रहेगा, आज स्कूल नहीं खोलेंगे। तो कुल मिलाकर मौसम में ये सिर्फ जिला रामबन के लिए इतला है कि रामबन जिले के तमाम स्कूलों को आज बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं? क्योंकि क्या हम ये माने कि इतनी जोर की बारिशें हो रही हैं और जो नदी नाले हैं वहां पर पानी बढ़ गया, उस वजह से एहतियातन ये सारी चीजें की गई हैं? जी बिल्कुल गौर साहब, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि कल सुबह से ही यहाँ पर जो बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है और कल दिन भर हमने बारिशें देखी। हालांकि रात भर बारिशों का सिलसिला देखने को मिला, अभी भी ये बारिशें हो ही रही है। तो जाहिर सी बात है इन्हीं तमाम चीजों को लेकर प्रिकॉशनरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो स्कूल्स है उन्हें बंद करने का ऐलान किया गया। अपने ट्विटर हैंडल के जरिए से लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश की गई है कि आज आप अपने बच्चों को स्कूल न भेजें, क्योंकि जो खराब मौसम की वजह से पैदा हालात है। अच्छा, ये तो बात हुई रामबन की, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की, जहां पर आपने कहा कि 2 मकामात पर पस्सियां गिराई हैं, बारिशें भी हो रही है, हटाने का काम भी जारी है और फिलहाल ट्रैफिक रोक दिया गया है। लेकिन यही वो रास्ता है जहां से चिनाब वादी को भी जाते हैं हम, और डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह जाने के लिए भी इसी रास्ते का हमने साइड से ही इस्तेमाल करना होता है। तो उस शहर से क्या कुछ इतलात है और वहां पर मौसम का मिजाज किस तरीके का है? क्योंकि वो भी मैदान पहाड़ी इलाका है और सिंथन टॉप और कल आसपास के इलाकों के अंदर तो हमने देखा था कि बर्फबारी हुई थी और सड़क भी बंद की गई थी सिंथन वाली। जी बिल्कुल, देखिए गौर साहब, जहां हम जम्मू से डोडा की जानिब की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है इसी हाईवे पर चलकर हमें वहां जाना है। लेकिन देखिए एक तरफ हम देखिए क्योंकि बटोत डोडा सड़क की बात करें उस पर इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं नहीं, लेकिन जब आप डोडा क्रॉस करने के बाद किश्तवाड़ की तरफ जा रहे हैं तो वहां पे वाइटिंग का जो काम चल रहा है उसके चलते वहां पे दिक्कतें परेशानियां हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें क्योंकि उधमपुर से रामबन की तरफ अगर आपको आना है तो परेशानी है, लेकिन अगर डोडा की तरफ जाना है तो कोई परेशानी है नहीं। हालांकि ट्रैफिक हुकाम की जानिब से ये बताया गया है कि आप पहले करीबी कंट्रोल रूम यूनिट जो है उनसे राब्ता करें, उसके बाद ही हाईवे पर सफर शुरू करें ताकि दौरान सफर किसी तरह की दिक्कतें, किसी तरह की दुश्वारियों से आपको ना गुजरना पड़े। लेकिन खिता चिनाब में बराबर हम देख रहे हैं, चाहे खिता चिनाब के तीनों अजला की बात करें, किश्तवाड़, डोडा और रामबन की बात करें, यहाँ पर मुसलसल जो बारिशों का सिलसिला है कल सुबह से ही देखने को मिला जो अभी भी जारी है। जी गौर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। जिला इंतजामिया रामबन की इतला के मुताबिक आज तमाम निजी और सरकारी स्कूलों को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मूसलाधार बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है जम्मू सूबे के रामबन इलाके के अंदर, और इसी तरीके की इतलात जो है वो नॉर्थ कश्मीर से भी सामने आ रही है, जहां पर मत्सिल, करना, केरन, टंगनार जाने वाले रास्ते को फिलहाल एहतियातन बंद कर दिया गया। ज़हूर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ज़हूर, अपडेट करें कि नॉर्थ कश्मीर के इस पूरे खित्ते के अंदर, पूरे इलाके के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है? श्रीनगर
श्रीनगर के अंदर इतलात ये है कि मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदला ज़रूर है कल के मुकाबले में, लेकिन बादल साफ नज़र आ रहे हैं। तो नॉर्थ कश्मीर, जिनमें बांडीपोरा का एक बड़ा इलाका है जो बॉर्डर तक चला जाता है, क्या कुछ सूरत हाल है? और पहाड़ी इलाकों में क्या बर्फबारी हो रही है या रुक चुकी है? जी बिल्कुल गवर, कल से जो बारिश का सिलसिला जारी है, तो वो मैदानी इलाकों में किया, उसके साथ जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है गुरेज बांडीपुरा, तो वहाँ पे जो है हल्की बर्फबारी स्टार्ट है और कल से ही, तो अभी भी मॉर्निंग में हल्की बारी फिर से हुई थी। और उसके बाद कल ही जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फैसला लिया था कि गुरेज बांडीपुरा रोड को जो है एहतियात के तौर पर बंद करेंगे। तो आज भी यही बताया गया है कि उस जो रोड है वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा, कोई भी जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसको हॉल्ट किया जाएगा, क्योंकि जो राजधान टॉप है वहाँ पे जो है स्लिपरी रोड बन जाता है, एक्सीडेंट का खतरा लाक रहता है। तो उस हवाले से जो है ये फैसला लिया गया कि गुरेज बांडीपुरा रोड को भी जो बंद किया गया, 2 दिन से मुकम्मल तौर पर बंद है और कंट्रोल रूम भी कायम किया गया। अगर कोई गाड़ी उधर से जो है तो वो पहले नमरात पे जो है राब्ता कायम कर सकता है, उसके बाद ही जो है उसको बताया जाएगा कि ट्रैफिक मूवमेंट कैसा है, क्या आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो अभी तक जो इतलात मिल रही है कि ट्रैफिक जो बांडीपुरा गुरेज रोड को वो पूरी तरीके से जो है मुकम्मल बंद कर दिया गया है। गौर, चलिए बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तफसीलात फराम कर रहे थे। अब जरा गांधरबल भी चलते हैं, क्योंकि श्रीनगर लेह शाहरा भी फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इस सिलसिले में तफसीलात जानने के लिए सीधा सलीमानी के पास चलते हैं। सलीम, जरा अपडेट कीजिएगा, श्रीनगर लेह शाहरा के हवाले से खबर आ रही है कि उसे फिलहाल ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। जी बिल्कुल गवर, जो मुसलसल पिछले 2 दिन से कश्मीर में मौसम खराब हुआ है, जो जोजिला का मुकाम है वो ऑलरेडी पहले से ही जब सीजन आता है विंटर का तो जोजिला सुर्खियों में रहता है। तो 2 दिन से लगातार कल सुबह भी 2-3 घंटों के लिए ट्रैफिक को वहां पे सस्पेंड करना पड़ा। उसके बाद जो बीआरओ के ऑफिशियल्स है 122 आरसीसी जो ऑलरेडी पिछले 20-25-30 सालों से जोजिला को देखते हैं, उन्होंने फिर ग्रीन सिग्नल दी। उसके बाद ट्रैफिक रूल डिपार्टमेंट ने 2 बजे के बाद गाड़ियों को अलाउ किया। इसी तरह कल शाम को 7 इंची के करीब बर्फ वहां पे रिकॉर्ड की जो गिरी है जोजिला में। आज सुबह जब हमारे ट्रैफिक ऑफिसर से बात हुई, उन्होंने कहा कि किसी भी गाड़ी को ना नीचे आने की इजाजत मिलेगी ना ऊपर जाने की, जब तक कि बीआरओ की ग्रीन सिग्नल मिलेगी। और बीआरओ ने आज सुबह ही 7 बजे से गाड़ियों को लगाया है कि जो बर्फ वहां पे जोजिला में गिरी है उसको क्लियरेंस चल रही है। इस टाइम भी खुद वहां पे बीआरओ के ऑफिसर्स मॉनिटर करते हैं। जो ही उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलेगी उसके बाद ही श्रीनगर लेह हाईवे को खोल दिया जाएगा और गाड़ियों को इजाजत मिलेगी जोजिला पे चलने की। बहुत बहुत शुक्रिया सलीमानी, आपका तफसीलात फराहम कर रहे थे। जहां पर महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी के अंदर मैदानी इलाकों में हल्की जो बारिशें हो रही हैं वक्फे से, लेकिन दूसरी तरफ से पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी का सिलसिला भी वक्फे से जारी है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद है और मुसाफिरों से अपील की गई है कि वो पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करें, उसके बाद सफर शुरू करें। उसके साथ साथ ही श्रीनगर लेह शाहरा भी ट्रैफिक के लिए बंद है और गुरेज बांडीपुरा रोड भी ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए फिलहाल बंद है। चलिए जनाब, ये तो थी महकमे मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक बात, और उनकी उम्मीद यह है कि आज से मतलब बेहतर होगा, सूरत हाल थोड़ा सा बेहतर होगा और बारिशों का सिलसिला थम जाएगा। फिलहाल आप सफ़र करने से पहले ज़रूर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के साथ रब्ता करें, फिर जाकर अगर बालाई इलाकों के अंदर या कौमी शाहरा पर आपने सफ़र करना है तो वहाँ पर पूरी गाइडलाइंस लेने के बाद और पूरा क्लियरेंस लेने के बाद ही सफ़र करें। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं मरकज़ के एक और अहम और बड़े कदम की। और ये अहम और बड़ा कदम जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से भी उठाया गया और दीगर रियासतों के अंदर भी एक कदम जो है वो उठाया गया कि जो मरकज़ी हुकूमत का बड़ा फैसला है, और ये फैसला जो है ये जम्मू कश्मीर के एतबार से भी इंतहाई अहम है कि जम्मू कश्मीर की खूबसूरती और सालमियत को बरकरार रखने के लिए कुछ अहम कदम उठाए हैं। और ये कदम जो है वो मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से उठाए गए हैं, जिसमें यह साफ कर दिया गया है कि अब कोई नया होटल, कोई नया रेस्टोरेंट, कोई नई चीज़ तब तक नहीं बनेगी जब तक पूरी तरह से क्लियरेंसेस नहीं मिलेंगी। और ये साफ कर दिया गया है कि 1 किलोमीटर का दायरा जो प्रोटेक्टेड एरियाज है
उसके 1 किलोमीटर के दायरे के आसपास कोई भी इस तरीके की कंस्ट्रक्शन नहीं होगी जो मकामी या गैर मुल्की सयाहों के लिए बनाई जाएगी। बड़ी खबर कि 1 किलोमीटर का दायरा का तयन कर दिया गया है। न सिर्फ इतना तयन कर दिया गया है बल्कि जोनल प्लान्स को मुरतब करना और फिर एग्जीक्यूट करने के हवाले से भी मरकजी हुकूमत की तरफ से रियासती हुकूमतों को इंतबा जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से कि माहौलियात को साफ रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए अब नई हिकमत अमली को तरतीब दिया गया है। रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज इलाके जो हैं वहां से तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे ही तामीरात को खड़ा किया जा सकता है। इस तरीके की बात जो है मरकजी वजारत की तरफ से कही जा रही है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, हिलाल आंजुरी हमारे साथ है। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है क्योंकि मसला जो है वो माहौलियात के साथ जुड़ा हुआ है। मसला जो है वो कश्मीर की सयाहत और सकाफत का मामला है। लेकिन इस बीच जो लाइनें खींची है मरकजी वजारत ने वो फाइन ट्यून करके हमारे नाजरीन को बताइए कि क्या कुछ है। और जब आप ये भी बताएंगे कि क्या कुछ मरकज ने कहा है तो इस सनत से जुड़े लोगों का रद्द-ए-अमल भी क्या कुछ है, बताइएगा हमारे नाजरीन को। बिल्कुल गौहर, दरअसल ये जो फैसला है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जानब से कुछ खतूत जो है वो मुरतब किए गए हैं जिसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर जो कि एक हिल स्टेशन है या एक हिली स्टेट है जहां के घने जंगलात है और टूरिज्म पोटेंशियल है, और जिस किसी स्टेट के अंदर भी ये टूरिज्म पोटेंशियल होता है वहां पर कंस्ट्रक्शन के जो इम्कानात हैं वो ज्यादा रहते हैं। दूसरी जानब जब जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की जानब से ये दावे किए जाते हैं कि इतने लाख और इतने करोड़ टूरिस्ट सयाह जम्मू कश्मीर के अंदर आते हैं तो इससे माहौलियात पर एक बड़ा असर पड़ता है, और इसी वजह से कुछ जो आउटलाइंस है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जानब से जम्मू कश्मीर के लिए वजह की गई है। हालांकि ये सेंट्रल लेवल पर पहले से ही वजह है, लेकिन जम्मू कश्मीर के आते आते एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद ये कवानीन जो है डायरेक्ट यहाँ पर इंप्लीमेंट हुए हैं, और इस तनाजुर में जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म प्लान है उसको मैप अप करने के लिए ये हिदायत दिए गए हैं। और इसमें बड़ी बात यह है कि जो भी आपका नोटिफाइड एरिया होगा, जो जंगलात का एरिया होगा जहां पर कंस्ट्रक्शन पर बिल्कुल ममानियत है, उसमें कहा गया है कि नए कवानीन के तहत जो 1 किलोमीटर का रेडियस है, यानी जो बाउंड्री वॉल है जहां तक आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, और जो एक फॉरेस्ट जोन आता है उस फॉरेस्ट जोन के बाद का जो 1 किलोमीटर है उस रेडियस के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन करना उसकी ममानियत की गई है। और साथ ही साथ खासतौर पर जो होटल हम देख रहे हैं कि कई सारे जगहों के अंदर होटल्स बन रहे हैं कश्मीर के अंदर, चाहे पहलगाम हो, गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, नई तामीरात बन रहे हैं और कहा जा रहा है कि इससे सयाहों को एकोमोडेशन यहां पे मिलेगी। लेकिन इसके लिए एनवायरनमेंट पर किस तरह का असर पड़ेगा और असरात को दूर करने के लिए अब एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज वजारत जो है उनकी जानब से ये हिदायत दिए गए हैं कि उस रेडियस यानी 1 किलोमीटर की रेडियस में आप नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर के अंदर जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो भी कोई इकदाम करना होगा, चाहे कंस्ट्रक्शन करनी होगी या कोई भी टूरिस्ट एक्टिविटी होगी, इसमें सिर्फ होटल कंस्ट्रक्शन की बात नहीं है बल्कि कोई भी टूरिस्ट एक्टिविटी करनी होगी, चाहे कहीं पे पार्क बनानी है, चाहे कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन करना है, चाहे कोई भी तामीरात खड़ी करनी है, उस चीज के लिए आपने महकमा टूरिज्म को, महकमा फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज को ऑन बोर्ड लेना है और उनकी मामलत से ही या उनके इश्तिराक से ही उस काम को आगे बढ़ाना होगा ताकि एनवायरनमेंट पर कोई बुरा असर ना पड़े हैं। और इस तरह से जितने भी एग्जिस्टिंग होटल्स हैं अगर इसमें कोई तौसी करनी है या उसमें कोई चेंज लानी है, उस निस्बत से भी जो एग्जिस्टिंग टूरिज्म मैप है, जो एग्जिस्टिंग टूरिज्म प्लान है, उसको मद्देनजर रखते हुए जो इकोलॉजी डिपार्टमेंट है उनके साथ राब्ते में रहकर आगे की तौसी कार्य जो है वो करने की जरूरत होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर ये टूरिज्म एक्टिविटीज काफी वक्त से बढ़ रही हैं। इन्हीं टूरिज्म एक्टिविटीज को मद्देनजर रखते हुए ये फैसले लिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल आंजुरी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन सयाहत के साथ जुड़े लोगों का मानना है कि वो इसका खैर मकदम करते हैं और अगर इसको इन लेटर एंड स्पिरिट अडॉप्ट किया जाता तो आने वाले नस्लों तक हम वो चीज़ें पहुंचा सकते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता करके नाबूद हो रही है सयाहत को परवान चढ़ाने के लिए। एक तरफ से ही है, दूसरी तरफ सस्टेन टूरिज्म हो, यानी टूरिस्ट कंटिन्यू आपके पास आता रहे, आप यहाँ पर इन्वेस्ट करता रहे, इसको कह रहे हैं सस्टेन टूरिज्म। इस पर भी तवज्जो जो है वो देने की ज़रूरत और उम्मीद लगाई जा रही है
है कि नए मंसूबे को पाए तकमील तक बहुत जल्द जो है वो पहुंचाया जाएगा। बढ़ते हैं जी आगे। टूरिज्म के बाद बात करते हैं सरकार के एक और बड़े हुक्मनामे की, और सरकार ने एक और बार अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट को बाहर का रास्ता दिखाया है। इंतजामिया का बड़ा फैसला। म्युनिसिपल कमेटी के हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं कि म्युनिसिपल कमेटी के सदर यारीपोरा कुलगाम के मोहम्मद यूसुफ खान को इंतजामिया ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, उसे बाहर कर दिया है। यूसुफ खान पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपनी पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल किया है, जिसके फौरन बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया हरकत में आई। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से इंक्वायरी शुरू की गई, लेकिन इंक्वायरी के अंदर अगरचे खान की तरफ से काफ़ी बार ये बातें कही गई कि इल्ज़ामात गलत हैं, लेकिन उसके बाद रिपोर्ट सामने रखी गई। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर खान को अपनी पोजीशन से हटा दिया और इन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने ऑफिशियल पोजीशन का अब्यूज़ किया है, वायलेशन ऑफ नॉर्म्स की है। और एक्ट ये बता रहा है कि पब्लिक सर्विसेज के अंदर जो भी आदमी हो उसे सेक्शन 26 जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है, और ये कार्रवाई जो है वो की गई है। तो याद रखिएगा, इल्ज़ाम इन पर ये था कि ये सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, हर एक के साथ जो है वो ज़्यादतियाँ हो रही है, जिसके बाद इंतज़ामिया ने इंक्वायरी जारी की, और इंक्वायरी करने के बाद ये पाया गया कि अफसरों के साथ भी और मातहत मुलाजमीन के साथ भी इनका रवैया बड़ा सख्त था। जिसके बाद हारिस हुंडू जो वाइस चेयरमैन है श्रीनगर म्युनिसिपल डेवलपमेंट के, जिन्हें इंक्वायरी ऑफिसर नामिनेट किया गया था, उन्होंने अपनी सिफारिशात हुकूमती सतह पर भेज दी, जिसके बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और ये दूसरा इंसिडेंट है जी रवां साल के दौरान, अगर आप इसको क्रोनोलॉजी को देखेंगे तो दूसरा इवेंट होगा जहां पर सदर को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं एक और अहम और बड़ी खबर की, और गौर कुछ आपको बताएंगे कि गुज़श्ता दिनों एक नौजवान का मौत हुई, उसने सुसाइड किया, पुलिस ने बचाने की कोशिश की, उसकी मौत हुई। मामला था लॉकअप का, और मामला था उस लॉकअप का जहां पर उन्हें रखा गया था, उस हवालात का जहां पर उन्हें बंद रखा गया था, लेकिन वहां पर उसकी मौत हुई। जिसके बाद अहले खाना ने हुकूमत के सामने गुहार लगाई और हुकूमत ने भी इंक्वायरी के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। क्या इंक्वायरी, कहाँ का केस है, डिटेल के साथ गौर कुछ। जी हाँ नाज़रीन, हम बताते हैं आपको कि सरहदी जिला पुंछ के अंदर ये वाक़ा पेश आया है, जहां पर एक नौजवान जिसे असमत दरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था पुलिस स्टेशन के अंदर, और उसके साथ साथ ही पुलिस स्टेशन के अंदर उन्होंने लॉकअप के अंदर खुदकुशी की है। जिस तरह से पुलिस ने इस हवाले से पहले ही बयान जारी कर दिया। इस सिलसिले में अब उनके घर वालों ने जब तहकीकात का, गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुंछ यानी कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ है यासीन मोहम्मद चौधरी, उनकी जानिब से अब मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का जो अहकामात है वो सादिर कर दिए गए हैं। और इस सिलसिले में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मेंढर जो है मोहम्मद जहांगीर खान, वो इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किए गए हैं, यानी कि वो इंक्वायरी करेंगे इस सिलसिले में। जिस तरह से इस नौजवान की मौत हुई है लॉकअप के अंदर, अब उन्होंने खुदकुशी की है, उसके बाद ही उन्हें एक शिकायत मिली थी। 9 अक्टूबर को एक लड़की ने शिकायत की थी कि उनके साथ असमत दरी का मामला पेश आया, जिसके बाद ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और लॉकअप में रखा। जिसके बाद ही उन्होंने लॉकअप के अंदर उस नौजवान ने, जिनका नाम उल्फत हुसैन है, जो कि मरहूट का रहने वाला है, वहाँ पर उन्होंने लॉकअप के अंदर खुदकुशी की है। और उसके बाद ही अब घर वालों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि इस मामले में तहकीकात की जाए। और तहकीकात जब लवाकीन ने मुतालबा किया तो उसके बाद ही ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ मोहम्मद हुसैन यासीन मोहम्मद चौधरी ने इस सिलसिले में अब मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी के अहकाम सादिर कर दिए हैं। और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, जो मोहम्मद जहांगीर खान है मेंढर के जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, वो इंक्वायरी करेंगे, और उसके साथ साथ ही जो भी मामला होगा तहकीकात के दौरान वो पता चलेगा। फिलहाल इस सिलसिले में जिला इंतजामिया की जानिब से यह इंक्वायरी के पुलिस तर्जमान के मुताबिक FIR नंबर 314/2023 अंडर सेक्शन 376 356 IPC जो था वो ऑलरेडी ऑनगोइंग था, और इसी में उनकी गिरफ्तारी भी की गई। लेकिन जिस तरीके का माहौल बना, उसने फांसी दी, और अब जाकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी के ऑर्डर इस बच्चे के दे दिए हैं। छोटा सा ब्रेक, क्योंकि 9:26 का वक्त हुआ चाहता है, छोटा सा ब्रेक होगा। ब्रेक के उस पार आएंगे तो सरकार के एक बड़े प्रोग्राम
बैक टू विलेज प्रोग्राम पर गुफ्तगू करेंगे। 5वां एडिशन होगा, क्या कुछ इसके अंदर है, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि दफ्तर खारजा के तर्जुमान को नई जिम्मेदारी मिली है, जिम्मेदारी क्या है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और एक खातून की खबर आपको बताएंगे जिसने पूरे इंडिया के अंदर इन दिनों बड़ी धूम मचाई है और सोशल मीडिया सेंसेशन के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। कौन होगी वो बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहेगा हमारे साथ।